वेलकम प्रोटीन्स। मैट्रिक एग्जामिनेशन आपके बहुत ही नज़दीक हैं और टाइम कम है। आपको प्रिपरेशन जो है पूरी तरीके से मन से करना होगा। इस कम टाइम में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ इसमें पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपको ज़रूर ये देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पौधों में गैसों का आदान-प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोमाटा के द्वारा, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं। वैसे साँस लेने की अगर बात है, तो साँस तो पेड़-पौधा जो है अपने हर एक हिस्से से करता है शरीर के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ गैसों के आदान-प्रदान की बात करें तो रंध्र जो है आपका सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में सबसे तेज़ हृदय धड़कन किसका होता है? देखिए ये सवाल बहुत ही कन्फ्यूज़िंग है और ये बहुत आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन हम लोग को साइंस में हमेशा 1-2 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है जो बिल्कुल ही अलग हो और नया हो। यहाँ पर जो है देखा जाए तो हाथी का भी हृदय का धड़कन बहुत तेज़ होता है। आदमी का तो बहुत कम है, मतलब बाकी यहाँ तीनों ऑप्शन के हिसाब से। व्हेल का हाथी से कम होता है, ये भी बात है। मतलब हाथी से कम है व्हेल का हृदय का धड़कन, लेकिन चूहा के कुछ कैटेगरी हैं, कुछ इनके ही ग्रुप के कुछ जानवर हैं, है ना? जिनका हार्ट बीट बहुत ही तेज़ है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर चूहा ऑप्शन जो है सही हो सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा किसका हार्ट बीट कितना है, ठीक है? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चूहा ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ जो है अमोनिया के रूप में भी पाया जाता है, NH3 फॉर्मूला होता है, NH4। यूरिक अम्ल जो है इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया, NH2CO, NH2 इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। ये सभी जो है नाइट्रोजनी पदार्थ हैं और ये जो है उत्सर्जित पदार्थ हैं हमारे शरीर के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? अपने वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ये नेफ्रॉन ज़रूर सुना होगा। यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र का पूछ दिया तो ये नर्व्स होगा, न्यूरॉन्स होगा, बेसिकली यहाँ पे न्यूरॉन्स होगा, ठीक है? क्योंकि ये एक तरह का सेल है जो इस सिस्टम में पाया जाता है और इसी सेल से जो है आपको पूरा तंत्रिका तंत्र का जो है हर एक भाग बना हुआ होता है। तो यही जो है आपका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाएगा। सेरिब्रम एक ब्रेन का पार्ट है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला है समीकरण H2+O2 गिव्स H2O, जो हमारा ये समीकरण है, ये कैसा समीकरण है? देखिए, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाली बात होती तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता, ठीक? क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर जो है संयोजन अभियोजन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर संयोजन हो रहा है साफ-साफ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपका संयोजन अभिक्रिया सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज़ का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से कौन है? तो C6H12O6, भाई बहुत सिंपल है, ठीक? ये तो अल्कोहल हो जाएगा, OH लगा हुआ है तो, और ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है, बेंजीन-वेंजीन में भी ऐसा नहीं होता है। आगे चलें? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम 11 नंबर पे है, तो इसका परमाणु संख्या भी 11 ही होगा, सिंपल है। क्लोरीन है 17 में, कैल्शियम है 20 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में भाई उसके पास कूटपद होता है, वह खाने का अंतःकरण करता है, उसका पाचन करता है और फिर जो है निकाल देता है जो गंदगी है उसका बचता है ना? तो ऐसे में अंतःकरण होता है, सिंपल सी बात है। शाकाहारी, सर्वाहारी, स्वपोषी वाली बात तो है नहीं, स्वपोषी मतलब अपने से खाना बनाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? देखो, ऐसे-ऐसे वाले आपको जो है वर्ग होते हैं और ये वाले जो हॉरिज़ॉन्टल होते हैं, ये आपको आवर्त होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो जो पहला वर्ग है आपका, उसको हम लोग क्षार धातुएँ कहते हैं। जो दूसरा वर्ग है, क्षार मृदा धातुएँ। जो 17th में आता है उसको हैलोजन गैसेज़ और जो 18th में आता है उसको नोबल गैसेज़, ठीक है? तो इस तरीके से आपको 4 ठो याद रखना है, आमतौर पर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं 10 क्लास में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भाई प्राकृतिक संसाधन वायु तो है ही, जल तो है ही, मिट्टी तो है, ये जीवधारी, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2-2 नियम हैं, ठीक है? और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? परावर्तन के नहीं, अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है?
आगे की ओर बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य बोले तो इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी नहीं होगा, वेवलेंथ होगा। तरंग दैर्घ्य का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। तो वेवलेंथ जो लाइट का होता है अलग-अलग कलर का, उसको एंगस्ट्रॉम में नापते हैं और इंटेंसिटी जो होता है प्रकाश का, है ना? तीव्रता जिसको बोलते हैं, उसे कैंडेला में नापते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा एंगस्ट्रॉम हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है और जो बनते हैं उसको उत्पाद कहा जाता है। अभिकरण एवं उत्पाद तो दोनों हो नहीं सकता, ठीक है? चलिए यही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। टूथपेस्ट कैसा होता है? देखिए इसमें कुछ बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि टूथपेस्ट जैसे कि आपने ऐड में सुना होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ये नहीं होता उदासीन या न्यूट्रल या लवण नहीं होता उसमें, वो क्षारीय होता है, ठीक है? हाँ, ये कह सकते हैं कि क्षारीय लवण कह सकते हैं, अलग बात है, बट वो क्षारीय ही होता है क्योंकि हमारे मुँह में जो भी देर तक रह जाने के बाद खाना अम्लीय हो जाता है, उसी को वो उदासीन करने के लिए क्षारीय जो है टूथपेस्ट बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या है निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? भाई सुचालक सल्फर, क्लोरीन, ग्राफाइट, आयोडीन। देखिए ये सब जो है ना आपको अधातु है। ग्राफाइट भी है लेकिन ग्राफाइट एक आपको मालूम होना चाहिए ऐसा अधातु है जिससे कि करंट पास हो सकता है और ये चमकता भी है, ठीक है? आयोडीन भी चमकता है वैसे। ग्राफाइट जो है आपको कार्बन से बना होता है लेकिन इससे करंट पास होता है, ये एक अपवाद है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो कार्बोक्सिल समूह जो है आपको COOH हो जाएगा। CHO एल्डिहाइड होता है, बॉन्ड CO कीटोन होता है और बॉन्ड O ईथर होता है, ठीक है? तो इसीलिए COOH ही इसका सही ऑप्शन होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? एमीटर बोलेंगे तो करंट को नापा जाता है, तो विद्युत धारा को नापा जाता है। चार्ज को कूलम को नापने वाला ऐसा कुछ है नहीं। विभव बोले तो विभवांतर हो सकता है। ये तो पोटेंशियल हो गया, विभवांतर अलग है, विद्युत शक्ति अलग है। तो आप लोग जो है यहाँ पर हमें विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट जो है कमेंट कीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला लिखा हुआ है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल रहा है, तो ये मोटर का काम है। अगर यांत्रिक को विद्युत में बदलता है तो जनरेटर का काम होता है। ये विद्युत मोटर का काम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र, भाई दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए 1/u + 1/v = 1/f, ठीक? आपको यही जो है हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए और भी ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसमें 1/f को इस साइड दे रखा है, लेफ्ट साइड में, जबकि यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको सही है। जहाँ तक माइनस वाले की बात है, तो आपको वो लेंस सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र नहीं होता है, ठीक? आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष जो है, वो निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये तो आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार-बार पूछे गए हैं। निकट दृष्टि दोष जो है आपको अवतल दर्पण से हटाए जाते हैं और दूर दृष्टि दोष उत्तल दर्पण से और ज़रा दूरदर्शिता बाइफोकल लेंस से, ठीक है? तो यही आपका ऑप्शन अवतल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? देखिए रासायनिक दूत बोले तो बेसिकली होता क्या है कि जो हार्मोन हमारी बॉडी में बनते हैं, वो बनते कहीं और हैं और वर्क फंक्शन कहीं और पे करते हैं। मतलब शरीर के दूसरे-दूसरे हिस्से में जाकर के वो काम करते हैं हार्मोन्स। इसीलिए हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, क्योंकि ये एक जगह बनते हैं और दूसरी जगह कहीं और जाके काम करते हैं। तो ये आप जो है अगर पूछे कभी आपसे खुदा ना ख़ास्ता अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि चूँकि ये बनता है किसी एक स्थान पर और जो है काम जो है किसी दूसरे स्थान पर जाकर करता है। तो इसलिए इसको हार्मोन जो है रासायनिक दूत कहलाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज़ भाई बहुत मशहूर किताब है और ये डार्विन साहब ने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन, ठीक है? लेमार्क उनसे पहले के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा था कि जैसे माँ-बाप अगर किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करता है शरीर के किसी भाग का, तो उसके बच्चों में वो ऑटोमैटिक मज़बूत पैदा होगा, ऐसा होता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपको पता होना चाहिए काँच तो भई डेंसर मीडियम है, पानी, लोहा, लोहा में क्या ही प्रकाश ट्रैवल करेगा भाई।
तो निर्वात जो है आपका सही आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्वात में ही सबसे तेज़ ट्रैवल करता है और उसके बाद हवा में। तो हवा का ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं दिया है, निर्वात सही ऑप्शन है। आगे की ओर चलते हैं, लिखा हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? ये क्वेश्चन तो पता नहीं, शायद 1 साल के बाद 1 साल हर बार ये पूछा जाता रहा है। विभवांतर का वोल्ट होता है, क्योंकि विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं, तो वोल्टेज का वोल्ट और इसको नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, इसे कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग जो है आपको तना में या जड़ में नहीं पाया जाता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पुष्प में जनन अंग पाए जाते हैं, है ना? याद रखिएगा। पुष्प बोले तो फूल, और यहाँ पर ये फल लिखा है, फल नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस से पौधे का उपयोग किया था? ये क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है, मटर का बार-बार पूछा जाता रहा है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? आपको पता होना चाहिए। अगर हमने इस चीज़ को मान लीजिए इसने खाया, तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी इसमें से इसमें जाएगा और इसमें से भी इसमें जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें से इसमें ही जाएगा एनर्जी। फिर इसको कोई खा लेगा तो इसमें से उसमें जाएगा एनर्जी, एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओज़ोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बहुत हद तक क्या बोलेंगे, सही कहें या गलत कहें, क्योंकि अगर आप वैसे तो वायुमंडल में जो हमारा 5 लेयर पाया जाता है, उसमें जो सेकंड लेयर है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, उसमें जो है ये ओज़ोन परत होता है, O3 इसका फ़ॉर्मूला होता है। निचली सतह ही ज़्यादा करेक्ट सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऊपरी सतह तो बिल्कुल भी नहीं है, और मध्य सतह में आप कौन-सा को लेंगे हम मध्य? 5 ऑप्शन चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर और तीसरा है मेसोस्फियर और चौथा है थर्मोस्फियर और पाँचवां है एक्सोस्फियर। तो आप देखिए रेडियो वेव वगैरह ट्रैवल करता है किसमें? यहाँ पर देखिए। आपको अगर पूछेगा रेडियो वेव कहाँ ट्रैवल करता है, तो ये सेकंड लास्ट में, ठीक है? रेडियो वेव वगैरह सैटेलाइट वहाँ पे होता है। और ये एस्ट्रॉयड मेटरॉइड्स वगैरह जो है जल जाता है अगर पृथ्वी पे आता है, तो इस वाले ऑप्शन में मेसोस्फियर में। और ओज़ोन लेयर जो है आपको स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, सेकंड लेयर में। ट्रोपोस्फियर में हमारा एनवायरनमेंट होता है, ये वेदर होता है, मौसम-वौसम होता है, ठीक है? ज़्यादा हवा यहीं पे पाया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? थोड़ा-सा ये सवाल जो है कन्फ्यूज़िंग है। कहाँ था ये सवाल? हुँ, ये सवाल था। तो हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि वायुमंडल के निचली सतह में चलिए। वैसे तो मध्य सतह में पाया जाता है, क्योंकि दूसरी सतह पर यहाँ पर पहला दूसरा बोला नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल जो है आपको पता होना चाहिए, सोलर में सिलिकॉन पाया जाता है और वो भी खास प्रकार का सिलिकॉन। सभी सिलिकॉन, वैसे सिलिकॉन हमारी पृथ्वी में बहुत है, पर सोलर में जो सिलिकॉन इस्तेमाल होता है वो एक खास किस्म का सिलिकॉन है। इसी वजह से जो है ये सोलर महँगा पड़ जाता है। प्लैटिनम दुनिया का सबसे हार्ड धातु है, सोना तो महँगा है और बढ़िया कम रिएक्शन करने वाला है, मालूम ही होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, अम्ल है। हाइड्रोक्साइड वाला क्षार है, ये हाइड्रोक्साइड वाला क्षार है, तो बचता है यही, यही आपका क्या है? लवण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? अब ये भी बहुत ही कन्फ्यूज़िंग सवाल है, क्योंकि इसमें आपको देखिए, वैसे हम बोलेंगे अगर ना, तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो सबसे भारी धातु है। सीज़ियम नहीं होता है, वो ऑस्मियम होता है जो सबसे भारी होता है। उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, अगर देखा जाए धातु के अंदर। लेकिन जो ऑस्मियम होता है ना, वो आपको यूरेनियम का ही एक पार्ट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूरेनियम सबसे भारी धातु होगा, है ना? हालाँकि अलग-अलग किताबों में अलग-अलग दिया रहता है, पर मैं आपको जो है 1 मिनट शायद देखिए, स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। प्लैटिनम और यूरेनियम, यही सबको आपको, जो ऑस्मियम जो है बहुत ही डेंसर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑस्मियम, है ना, इरिडियम, यही सब धातु आपको, प्लैटिनम, यूरेनियम, ये ज़्यादा क्या है सर, भारी हैं, अगर देखा जाए इंटरनेट में अलग-अलग बायजूस वगैरह के हिसाब से तो, ठीक है? इस हिसाब से हम अगर जाना चाहेंगे तो यूरेनियम के साथ ही जाना चाहेंगे, है ना?
और यहाँ पर जो है लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि सबसे हल्की धातु कौन-सा है तो लिथियम दे दीजिएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ईथेन एक अणु कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ईथेन, मिथ, ईथ, ईथ मतलब 2 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसमें जो है 6 तो हो गए कार्बन और हाइड्रोजन वाले और 1 हो गया कार्बन-कार्बन वाले यानी 7। यहाँ पर जो है 7 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो है चलते हैं सभी जीवों, जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है सूर्य ही है कि आखिरकार अगर आप हम एनर्जी के लास्ट में पहुँचेंगे तह तक, तो हमें सूर्य ही उसका जड़ देखने को मिलेगा। 34 नंबर में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लिखा हुआ है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में अ, बेसिकली तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वास रंध्र होता है? 10 जोड़ा। श्वास रंध्र समझते हैं? जैसे तिलचट्टा का मान लीजिए बॉडी है, ठीक है? इधर मुँह होगा मान लीजिए। तो ये जो साइड-साइड में छेद होता है, साइड-साइड में छेद होता है, वायु पास होने के लिए उसको हम कहते हैं श्वास रंध्र, ठीक है? तो इसमें 10 होते हैं। याद रखिएगा इस बात को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। भाई ये सवाल तो 8 आना का है, कोई भी बना देगा। ये हरे पौधों में होता है, बहुत ही सिंपल सा जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा यहाँ पर है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है, वो ग्लूकोज़ के रूप में ही होगा, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़-पौधों से जो हमें खाना मिलता है, वो ग्लूकोज़ के रूप में ही मिलता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच तो लाइव वायर में लगाया जाता है, इसको गर्म तार भी कहते हैं और ये लाल कलर का होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भू-योजित तार किस रंग का होता है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नहीं बोल रहा मतलब नवीकरणीय कौन-सा है? तो नवीकरणीय बायोगैस है। ये सब अनवीकरणीय है और ये पूछ रहा है कि कौन-सा अनवीकरणीय नहीं है, यानी बायोगैस नवीकरणीय नहीं है। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य में विरिक निम्न में किससे संबंधित है? तो विरिक जो है आपको उत्सर्जन से संबंधित है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में मस्तिष्क तंत्रिका तो पाया नहीं जाता है, बहुत ही बेसिक जानवर है ये, चिपका हुआ रहता है, ज़मीन में चिपका हुआ रहता है, अस्पर्शक पाया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं भाई सीधी रेखा में, सबको पता है, किसी भी दिशा में ऐसा तो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन-सा लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता को डायप्टर में नापते हैं या 1/m में नापते हैं? पर मीटर कह लीजिए इसको आप ये वाला या डायप्टर कह लीजिए, यही जो है ऐसा यूनिट होता है। यहाँ पर डायप्टर में नापते हैं। एनर्जी को जूल में नापते हैं, आपको पता ही होगा। पावर को वाट में नापते हैं, आर्ग भी पावर का ही यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है यानी सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग है भाई जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए विचलन सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटरी के बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है प्राप्त होता है? तो बैटरी में डीसी करंट होता है भाई, डीसी करंट को हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? इतना आसान सवाल। क्लोरोफिल जो है आपको हरा हरित लवक है एक प्रकार का जो पेड़-पौधों के पत्तों को हरा बनाता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ये सब तो है उसी का हिस्सा लेकिन ये नहीं होगा और फाइटोक्रोम तो आपने पढ़ा ही नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो पेड़-पौधे में गोंद भी निकलता है, टैनिन और रेजिन भी निकलता है मतलब इनमें से सही भी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिहरी बाँध, वही टिहरी बाँध जो है आपको उत्तराखंड में है लेकिन सवाल ये है कि किस नदी पर है? तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं कि किस नदी पर जो है ये बाँध बंधा हुआ है। 48 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा 2 गैस के कारण होता है, एक तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है, N2O या NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड
और दूसरा क्या है आपको सल्फर का ऑक्साइड, ये वाला। क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनता है और सल्फर के ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यही अम्लीय वर्षा का कारण है। तो यहीं तक था आज के क्वेश्चन, और आपको जो है अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो। लगे हाथ बिल्कुल फ्री है। हाँ, बेल आइकन भी सही बात है, यूज़ की चीज़ है। देखो कैसा होता है, रंग-वंग बदलता है, नहीं बदलता है, लाल दबा के देखो ज़रा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल इंशाअल्लाह, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।